नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुजरात के सूरत से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 4 सेकंड में, महज 4 सेकंड में कूलिंग टावर धड़ाम हो गया। 30 साल पुराने कूलिंग टावर को गिराया गया। 85 मीटर ऊंचे टावर को ब्लास्ट करके गिराया गया। 1993 में यह टावर बनाया गया था। दरअसल ब्लास्ट के बाद अब यह मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल उत्तरन में स्थित ये गैस वेज पावर स्टेशन कई सालों से चल रहा था। बता दें कि उत्तरन में कुल 375 और 135 मेगावाट के 2 संयंत्र चल रहे हैं। इनमें से 135 मेगावाट का संयंत्र बहुत पुराना हो गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पुराने संयंत्रों को निर्धारित वर्षों से के बंद किए जाने के निर्देश थे और उत्तरन पावर स्टेशन में 135 मेगावाट के प्लांट को बंद करने का काम पिछले 2 साल से चल रहा था। आज कूलिंग टावर को ब्लास्ट करने के बाद यह काम लगभग पूरा हो गया है। आज कूलिंग टावर को ब्लास्ट करने के बाद इस अभियान के पूरा होने की बात कही जा रही है। कूलिंग टावर को नीचे गिराने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और कुछ ही सेकंड्स में एक विशाल टावर में तब्दील हो गया। इस टावर की कुल ऊंचाई 85 मीटर थी और इसमें 72 खंभे लगे हुए थे। बता दें कि टावर को गिराने के लिए तकनीकी टीम का सहारा लिया गया। तकनीकी टीम पिछले 2 महीने से यहां पर तैयारी कर रही थी और इस टावर को गिराने के लिए लगभग 220 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव ब्लास्ट टेक्नोलॉजी की मदद से यह विशाल टावर चंद सेकंड्स में ही धूल में बदल गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से, ये कूलिंग टावर 85 मीटर ऊंचा था और 1993 में इसे बनाया गया था और महज 4 सेकंड में ये धड़ाम हो गया और मलबे में तब्दील हो गया ये 85 मीटर ऊंचा कूलिंग प्लांट। दरअसल ये गुजरात के सूरत में स्थित था। और उज्जैन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर और कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब 70 साल की उम्र को पार कर 75 साल के आसपास पहुंच गए हैं। अब इनकी राजनीति अंतिम दौर में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे घर में दादा दादी डांट देते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, वैसे ही ये डांटते रहते हैं और इनकी बातों का क्या बुरा माना जाए। संन्यास के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनको निर्णय लेना है, अगर वे ये निर्णय नहीं लेंगे तो जनता संन्यास दिला देगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये लोग 70 पार कर गए और 75 के आसपास पहुंच गए सब लोग। अब राजनीति के अंतिम दौर में है। घर में जैसे दादा दादी डांट नहीं देते किसी को भी, अपन बुरा नहीं मानते, ऐसे डांटते रहते अपनी पार्टी के और लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, तो उसका क्या बुरा मानना। तो क्या लगता है, जैसे आपने कहा 75 पार होने वाले, तो क्या इनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? अब ये तो उनको निर्णय करना है, ये तो जनता संन्यास दे देगी। कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर बयान दे रहे थे। इनका यह कहना कि बड़े और बुजुर्गों की जो डांट होती है उसका बुरा कोई नहीं मानते, ऐसे ही ये भी हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, ये बयान निश्चित रूप से कटाक्ष है चुनावी साल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर जो कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही एक तंजिया लहजे में कि ये तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, दरअसल जो है कैलाश विजयवर्गीय से सवाल इस बात को लेकर किया गया था कि दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को दोष दिखाई थी और कहा था कि यदि वो नहीं सुधरे तो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनसे हिसाब किताब लेने का काम करेगी। और इससे पहले कमलनाथ भी अफसरों को चेता चुके हैं और कह चुके हैं कि आज के बाद कल और कल के बाद परसों आएगा और जो बीजेपी का बिल्ला लेकर जेब में घूम रहे हैं उनसे हिसाब चुकता किया जाएगा। तो इस तरीके के बयानबाजी को लेकर ही कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष कसा और उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता 70 पार हो चुके हैं और ऐसे में उनकी डांट डपट को किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जैसे घर में दादा दादी डांटते हैं उसी तरीके के बुजुर्ग और रिटायरमेंट होने की उम्र में जो है दोनों नेता पहुंच चुके हैं। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की भी सलाह दी है कि
यदि दोनों ही नेता राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना जनता इनको परमानेंट रिटायरमेंट देने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से चुनाव से पहले नेताओं के तल्ख सुर सुनाई दे रहे हैं, उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय और कमलनाथ पर ये मैं अनुराग आपके पास आऊंगा। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी बहुत स्वागत है आपका। हितेश भाई, कैलाश विजयवर्गीय की सलाह जो है कांग्रेस नेताओं के लिए, ये इन चुनावी साल में और तल्ख और तीखी होती जा रही है? तीखी नहीं हो रही है भाई, उम्र तो हो ही गई है ना साहब। और देखिए दोनों अच्छे नेता हैं, और कमलनाथ जी को मैंने एक दो बार अभी मिला भी तो मैंने देखा उनसे बहुत बहुत ओवर एग्जर्ट फिजिकली करा रहे हैं उनसे कांग्रेस के लोग। और कभी कभी देख के दुख भी होता है। ही हैज गिवन लॉट ऑफ टू हिज पार्टी, उन्होंने किया ही है बहुत कुछ, और अब उनको इस तरीके से हर जगह भेजना, उतर नहीं पाते हैं हेलीकॉप्टर से, गाड़ी में भी कम जा पाते हैं, और दिक्कत तो है ही। तो आप चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी घर बैठ जाएं ताकि प्रतिद्वंदिता कम हो जाए, इस चुनाव में संघर्ष कम करना पड़े? मुझे ऐसा मेडिकली लगता है। इज अ वेरी सीनियर मैन, और कांग्रेस को उनको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे नई लीडरशिप है, इन्हीं के बेटे लोग हैं, सब बेटे ही आगे आएंगे। देखो कांग्रेस में बेटों के अलावा तो कोई आ भी नहीं सकता, वैसे भी नेताओं के बच्चे ही आते हैं, तो उनको आने दें। उनकी उम्र है घूमने फिरने की। अब आप देखिए बोला पाला सब चल रहा है, वो खेत तक नहीं जा पा रहे हैं, तो खेतों में कीचड़ होगा तो वहाँ हेलीकॉप्टर भी उतारना कठिन हो जाता है, कीचड़ में उतर नहीं पाता है। ठीक है हितेश भाई, आप रहे हमारे साथ। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, अजय सिंह यादव। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि इतने सीनियर नेताओं को संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं तो जनता इन्हें घर बिठा देगी। देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी लंबे समय से भाजपा में उपेक्षित हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा है, क्योंकि उनकी उम्र भी 70 साल से अधिक है, 75 के लगभग उनकी आयु है, और कैलाश विजयवर्गीय जी का ये मानना है कि 70-75 साल के आयु के लोग राजनीति के लिए योग्य नहीं रहते हैं। तो ये तो उन्होंने सीधा अप्रत्यक्ष तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधा है। ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कला है जो इस रूप में सामने आ रही है। विजयवर्गीय जी को जवाबदारी दे, नहीं तो वो भाजपा और संघ के सभी नेताओं को इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पे लेंगे। हितेश जी खुलकर नहीं बोल पा रहे पार्टी फोरम पर नेता, अजय जी का क्या कहना है, ये इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं खुलकर तो बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि क्यों भाई कमलनाथ जी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। आप मिलिए उनसे एक बार, आप भी मिलके देखिए। बहुत स्थिति उनकी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और पार्टी में लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, और कभी कभी दुख होता है देख के। देखिए राजनीति अपनी जगह है, और एक उनका सम्मान अपनी जगह है, तो वी केयर फॉर हिम, बाकी और कुछ नहीं है। वो अपने नेताओं को जैसे चाहे रखें। अजय जी चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी तो चाहेगी कि बड़े और अनुभवी नेता रास्ते से हट जाएं, घर बैठ जाएं, ताकि जो संघर्ष है वो कम करना पड़े। देखिए मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, विजयवर्गीय जी ने किसी मुद्दे पे बात नहीं करी कि हम उस मुद्दे का जवाब दें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर 70-75 साल की आयु के लोगों की योग्यता और क्षमता पे सवाल उठाया है। तो 70-75 चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, बात तो एक ही होती है। तो ये तो स्पष्ट तौर पर वो अपनी पार्टी के उन नेताओं के ऊपर निशाना साध रहे हैं। या तो हितेश जी कह दें कि उनकी पार्टी में भी 70-75 साल के जितने लोग हैं वो योग्य नहीं रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी उस लिस्ट में शामिल है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने। हितेश भाई एक चीज तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, समय थोड़ा कम रहेगा। राजनीति में एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, और जो पुराने पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वो भी कहते हैं कि एक उम्र के बाद अनुभव काम आता है, तो जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही बड़ा वो नेता बनता है। तो उम्र को लेकर। हेलो, हाँ हितेश जी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। उम्र को लेकर सर इस तरह की बात करना आपको लगता है? नहीं वो ठीक है, मैं देखिए उम्र का केवल मेडिकल रिलेशन है, ओके, बॉडी की क्षमताओं से लेकर, बाकी उम्र को लेकर जैसे दिग्विजय सिंह चकाचक है, ठीक है, वो तो अभी लट ही मार रहे थे, अभी सजा याफ्ता भी है, 1 साल की उनको हो गई, उन्होंने पिटीशन दायर कर रखी आगे के लिए।
चलिए तो ठीक है दिग्विजय सर, सिंह की चुनावी बात साल है, अलग चूंकि है। समय भी कम है तेजी, इसलिए अब बात पूरी नहीं करने का मौका मिलेगा आपको नहीं अभी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो अभी राजनीतिक उठापटक अभी जारी रहेगी क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेता जो बोलने में अक्सर मुखर और तंजिया चुटीले अंदाज में बात करते हैं, ऐसे बयाना बातें रहेंगे आगे और बढ़ेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। अरुण साव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्म परिवर्तन करवाने वाले अब हिंसक हो गए हैं। अरुण साव ने कहा, नारायणपुर के बाद अब बस्तर में हमला हो रहा है। आदिवासियों और पुलिस के माध्यम से हमला कराया जा रहा है। आदिवासियों और पुलिस पर हमला कराया जा रहा है, माफ कीजिएगा। सुनियोजित षड्यंत्र यहां साफ दिखाई देता है और इशारों में अरुण साव ने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करता है कि किस तरह सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। दरअसल जिस तरह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ संतों ने पदयात्रा की थी, उसके बाद से ये लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। भेजरी पदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है, वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। राज्य सरकार अब भी जागे और ऐसे धर्मांतरण के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तो आदिवासियों और पुलिस पर भी हमला किए जाने का आरोप लगा रहे हैं अरुण साव। उनका कहना कि ये सरकार के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है और अरुण साव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। धर्मांतरण को लेकर आपको बता दें, इससे पहले साधु संतों ने पदयात्रा की थी और साधु संतों ने धर्मांतरण को लेकर जो बात कही थी, उस विषय को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उनका यह कहना कि ये बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर साधु संत हैं, सबका सम्मान जरूर है, लेकिन ये बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार से केंद्र के बारे में बात उन्हें करनी चाहिए। कांग्रेस से घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम जी, अरुण साहब कह रहे हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का सारा खेल चल रहा है, एक बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा है ये। घनश्याम जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? हेलो घनश्याम जी, अरुण साहब कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की जनहितकारी योजनाओं के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है, तो इस प्रकार से वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण के जितने भी प्रकरण छत्तीसगढ़ में आए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन आपको ये बताना बहुत लाजमी होगा क्योंकि एक विश्वसनीय चैनल है और आपके ही चैनल के माध्यम से अनेकों बार ये दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पिछले दिनों जो कोंडा गांव में प्रकरण आया, नारायणपुर में प्रकरण आया, वो उसका खुद नेतृत्व कर रहे थे। तो जो लोग लोगों को भड़काने का काम करें, इस प्रकार के सांप्रदायिकता जातिवाद की भावना में जहर घोलने का काम करें और वही लोग ये आरोप लगाएं, तो ये छत्तीसगढ़ की धरा है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोपों के आधार पर खड़ी है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा है और आगे भी आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। अनुराग जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, सर उनसे भी बात करते हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका भी। अभी जिस तरह की बात कह रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये राज्य सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, तो सर क्या ये माना जाए कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें बड़ा मुद्दा ये रहेगा धर्मांतरण का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जनहित से जुड़े सारे मुद्दों को लेकर विधानसभा में जाएगी। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के हृदय की बात है। एक शांत छत्तीसगढ़ को अगर अशांत करने की कोशिश भूपेश बघेल जी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त कैसे करेगी? आप ये हम पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे बयानबाजी करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष जी, इनके ही एसपी सुकमा के एसपी शर्मा जी ने एक पत्र लिखा था अपने मातहतों को कि बस्तर में आज आदिवासी और परिवर्तित आदिवासियों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। इन्होंने अपने एसपी के पत्र का माखोल उड़ाया था।
समय आने के बाद बस्तर के कमिश्नर चुरेंद्र जी ने भी इस बात पे इंगित किया था कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने वाले बड़ी संख्या में आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि धर्म परिवर्तन वाले आदिवासी क्षेत्रों से वनांचल से निकलकर शहरों में पहुंच गए और गृह मंत्री जी अपने समाज के सभा में मंच पे खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि देखते आप लोग धर्मांतरण मत करिए, लेकिन सरकार उस पर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। आखिर नारायणपुर में एक घटना हुई, अवैध इस धर्मांतरण करने वाले लोग एकत्र होकर पहले आदिवासी समुदाय पे हमला करते हैं, फिर वो उठा के वहां के पुलिस वाले पे हमला करते हैं। उस समय भी सरकार चुप रही, बस्तर जल रहा था और मुख्यमंत्री जी घनश्याम जी भी कह रहे नारायणपुर की घटना में बीजेपी के नेताओं का हाथों ने क्यों बात करें। हालांकि ठीक है, आप अभी पुलिस की जांच का एक विषय, जांच के बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी उसमें फिर आगे बात करेंगे। अभी समय कम है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी, माफ कीजिएगा, बातचीत करने के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दरअसल भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी पार्षदों ने यहां जमकर हंगामा किया। आसंदी के पास कांग्रेसी पार्षद पहुंच गए, जमकर नारेबाजी करने लगे। नीमच में लगने वाले विंड एनर्जी प्लांट की पिछली बैठक में मंजूरी होने के बाद ये हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने विंड एनर्जी प्लांट का विरोध किया है। प्रोजेक्ट राजधानी के हित में नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के पार्षद विंड प्रोजेक्ट को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का यह कहना, प्रोजेक्ट से जनता को लाभ नहीं होगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है 25 साल बाद विंड प्लांट नगर निगम भोपाल का होगा। नगर निगम की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। सदन में इस विषय को लेकर भी हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल जिस तरह से ये पूरा विरोध देखने को मिला सदन की कार्रवाई के दौरान, भोपाल से बड़ी खबर, एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा किया और आसंदी के पास कांग्रेसी पार्षद जमकर नारेबाजी करने लगे। और ये तस्वीरें इस वक्त भोपाल में जहां सदन चल रहा है वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। विंड एनर्जी प्लांट को लेकर जो मंजूरी दी गई है उसका विरोध कांग्रेस के पार्षदों द्वारा किया जा रहा है। अनेक परेशानियां हो रही हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था। अभी सदन में क्या कुछ चल रहा है ये भी सुनिए। गंभीरता से ध्यान दिया है। हमने इस बजट में अनावश्यक खर्चों में कटौती की है। वित्तीय वर्ष में 2023 की अनुमानित आय रुपए 3,3,0,6,8,5.31। और धार में एक व्यक्ति ने अनूठी मिसाल पेश की। बेटे की मौत के बाद उसने बहू का कन्यादान किया। ये मामला खुटपला गांव का है, जहां हीरालाल के छोटे बेटे 30 साल के सुनील की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। बेटे की मौत के बाद ससुर ने बहू के विवाह की बात कही, लेकिन पहले तो बहू ने मना कर दिया। फिर समझाने के बाद बहू ने ससुर की बात को माना और बडवानी के तलवाड़ा निवासी नेमीचंद से उनकी शादी तय हुई। उज्जैन के गणपति मंदिर में इन दोनों की शादी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। बहू सीमा जहां नया सहारा पाकर खुश है, तो वहीं लोग ससुर हीरालाल की जमकर सराहना कर रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुके, जल्द लौटते हैं।